अस्सलाम वालेकुम। लेट्स प्ले अ पजल। अगर आपका घर एक ऐसी जगह है जिसके एक तरफ आपका सबसे बड़ा दुश्मन रहता हो जो नुकसान पहुंचाने के लिए मौके की तलाश में हो, जबकि दूसरी तरफ घर के सामने दाखिली रास्ते पर शहर के बदमाशों और मवालियों ने डेरे डाल रखे जो आए रोज चादर और चार दीवारी को पामाल कर, तीसरी तरफ समंदर और चौथी सम्त में वाहिद लाइफलाइन आपका दोस्त इस सूरत हाल से निकालने के लिए आपकी मदद को तैयार हो, लेकिन घर के सामने मौजूद गुंडे उस दोस्त के पीछे भी पड़ जाएं, तो आप क्या करेंगे? ट्रिकी सिचुएशन है। ऑप्शन दो ही है, एक ये कि बदमाशों को मार भगाएं या दूसरा घर तब्दील करें। लेकिन ये घर अगर आपका अपना मुल्क हो जहां 25 करोड़ लोग रहते हों तो घर तब्दील करने का ऑप्शन तो खत्म हो गया, क्योंकि मुल्क का जोग्राफिया तब्दील नहीं हो सकता। इसलिए वाहिद ऑप्शन बदमाशों, मवालियों और किराए के कातिलों से अपने घर के दाखिली रास्तों को साफ करने का रह जाता है। फर्ज करें आप ये ताकत भी रखते हो, लेकिन कोई आपके घर में से उठकर इस एक्शन की मुखालफत शुरू कर दे, तो फिर आप क्या करेंगे? इसी तरह की पजल का सामना इस वक्त पाकिस्तान को है। मशरिक में भारत रिवायती और गैर रिवायती हरबों से मुल्क की बका को चैलेंज कर रहा है। मगरिब में मौजूद अफगानिस्तान से दहशत गर्दों, स्मगलरों और ड्रग्स की यलगार है, जिसकी वजह से मुल्क की मुआशी, समाजी और इलाकाई सालमियत दाव पर लगी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमले होते हैं। पाकिस्तान के अंदर चीन जैसे दोस्त मुल्क के मफादात को टारगेट किया जाता है। जब एक्शन की बारी आती है तो कुछ अपने लोग ही मजहब और कौमियत परस्ती के नाम पर इंतशार पैदा करते हैं। इस पजल का मरकज 2600 किलोमीटर तवील पाक अफगान बॉर्डर है। दुनिया के इस खतरनाक तरीन बॉर्डर पर क्या गेम खेली जा रही है, यह बताने के लिए मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद मिलिट्री। तारीख है 14 जनवरी 2022। इमरान खान वजीर आजम के मनसब पर फाइज है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट पब्लिक होता है, जिसको मुरतब करने में 7 साल लगे हैं। इस काम का आगाज नवाज शरीफ दौर में हुआ, जब अफगानिस्तान का इक्तदार हामिद करजई से अशरफ गनी को मुंतकिल हो रहा था, जबकि पाकिस्तान में टीटीपी की कार्रवाइयां उरूज पर थी। ऑपरेशन ज़र्ब-ए अज़ब भी शुरू हो चुका था। अब जबकि पॉलिसी का ऐलान होता है तो अफगानिस्तान पर तालिबान का टेक ओवर हो चुका है। इस पस मंजर में 2026 तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी तरजीहात का ऐलान किया जाता है, जिसका खुलासा कुछ यूं है। सबसे ऊपर मकसद पाकिस्तान के अवाम की सलामती, वकार और खुशहाली के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना। पॉलिसी का मरकजी नुक्ता जियो पॉलिटिक्स के बजाय जियो इकोनॉमिक्स यानी मुआशी तरक्की पर इन्हिसार, रीजनल कनेक्टिविटी और सेंट्रल एशिया तक रसाई, सिक्योरिटी चैलेंजेस, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, फिरकावारियत, कौम परस्ती और मुनज़्ज़म जराइम, सिक्योरिटी अहदाफ, मुल्क के चप्पे चप्पे पर रियासत की रिट कायम करना और रूल ऑफ लॉ, फॉरेन पॉलिसी, अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का फरोग। अब आ जाएं 2.5 साल बाद आज की तारीख में, इनमें से एक भी हदफ हासिल तो क्या होना था, उल्टा रिवर्स गियर लग गया। जिन इलाकों को पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियों के बाद दहशतगर्दों से पाक किया था, वहां पर फिर से दहशतगर्दी जड़ पकड़ रही है, क्योंकि मकामी इंतजामिया उन इलाकों में मुतबादिल गवर्नेंस और सिक्योरिटी निजाम कायम करने में नाकाम है। इस नाकामी में पाक अफगान बॉर्डर पर जारी मफादात के खेल का क्या किरदार है, ये समझने के लिए एक तारीखी रीकैप जरूरी है। एक तरफ से शुरू करें तो गिलगित बल्तिस्तान से अफगान बॉर्डर का आगाज होता है, फिर खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इजला से होता हुआ बलोचिस्तान में चमन तक फैला हुआ है, जिसके दोनों तरफ पख्तून कबाइल आबाद है। 50, 60 और 70 की दिहाई में अफगान हुकूमतों ने पख्तून कौम परस्ती के नाम पर ग्रेटर पख्तूनिस्तान के तसव्वुर को फरोग दिया, जिसका मकसद पाकिस्तान को कमजोर करना था। उन अदवार में पाकिस्तान के बागियों को अफगानिस्तान में तरबियत और पनाहगाहें दी जाती थी, जो कौमियत परस्ती के नाम पर रियासत के खिलाफ हथियार उठाते थे। भुट्टो दौर में इस ट्रेंड को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक फैसला किया। अफगानिस्तान की दाऊद हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले ग्रुप्स की गोरीला ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया। इस हवाले से गुलबदीन हिकमत यार और बुरहानुद्दीन रब्बानी की मजहबी जमातें नुमाया थी। यहां से स्ट्रेटेजिक डेप्थ का तस्वुर सामने आया, जिसका मकसद अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत का कयाम था जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे।
پھر جب روس نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تو طویل افغان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے امریکہ اور عرب اتحادیوں کی مدد سے افغان بارڈر پر موجود قبائلی علاقوں کو افغان جنگ کا بیس کیمپ بنایا، جس کے لیے پاکستان کی مذہبی جماعتوں کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ جماعت اسلامی اور JUI نے مدارس اور ٹریننگ کیمپس کا جال بچھایا۔ اس جنگ کو کمیونزم کے خلاف جہاد سے تعبیر کیا گیا۔ اس نعرے پر پوری دنیا سے مجاہدین کو جمع کیا گیا۔ افغان مہاجرین، قبائلی علاقوں اور پاکستان کے دیگر حصوں سے مجاہدین کی ریکروٹنگ کی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام مجاہدین گروپس کو پاکستان کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ صرف چند مخصوص گروپ پاکستان کے فیورٹ تھے۔ خیال تھا کہ مذہبی نعرے سے نیشنلسٹ اور کمیونسٹ خطرات سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ بہت بڑا پالیسی بلنڈر تھا۔ اگرچہ اس جنگ میں نیشنلسٹ اور کمیونسٹ شکست کھا گئے، مگر شدت پسندی نے پورے خطے کو لپیٹ میں لے لیا، جس کا فوری اثر کلیشنکوف کلچر، منشیات اور فرقہ واریت کی صورت میں نکلا۔ لانگ ٹرم اثر یہ ہوا کہ جن لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر ہم افغانستان میں اپنا اثاثہ سمجھ بیٹھے تھے، وہ ہمارے لیے ہی خطرہ بن گئے۔ بجائے اس کے کہ پاکستان کو افغانستان میں ہم خیال ملتے، الٹا افغان شدت پسندوں کو پاکستان میں کئی ہم خیال مل گئے، جو آج ریاست کے خلاف سفارہ، یعنی اسٹریٹجک ایسٹ سمجھے جانے والے اسٹریٹجک تھریٹ بن گئے۔ روس کو نکالنے کے بعد یہ گروہ آپس میں لڑ پڑے، خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ افغان طالبان کا قیام خانہ جنگی کے دوران 90 کی دہائی میں طالبان کی بنیاد پڑی تو ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ پاکستان نے سلیکٹڈ افغان گروپس کی حمایت ختم کر کے تمام وزن طالبان کے پلڑے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ طالبان کی حکومت کو بھی تسلیم کر لیا۔ اس کے باوجود 90 کی دہائی کی طالبان حکومت نے پاکستان کے تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے شدت پسندی کی پالیسی جاری رکھی۔ آج بھی طالبان کا یہی رویہ برقرار ہے، جبکہ دوسری طرف انڈیا نے افغان سول وار میں طالبان مخالف شمالی اتحاد کو سپورٹ کیا، جس سے افغان سرزمین پر انڈیا کے قدم مضبوط ہوئے، جس کا فائدہ وہ اب تک اٹھا رہا ہے۔ آج افغان طالبان انڈیا سے تربیت پانے والے کیڈٹس کا خیر مقدم کر رہے ہیں، جبکہ انڈین حکومت نے افغان سفارتکاروں کی تربیت کا انتظام بھی کیا ہے۔ بہرحال طالبان کی پہلی حکومت کے دوران 9/11 ہو گیا، جس کے بعد پاکستان کے پاس عالمی اتفاق رائے کا ساتھ دینے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تھی، لہٰذا ایک اور پالیسی یو ٹرن لینا پڑا۔ وار آن ٹیرر میں پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا۔ اس پالیسی چینج کو عوامی سطح پر پذیرائی نہ مل سکی، کیونکہ طالبان اور القاعدہ کو مذہبی طبقات کی حمایت حاصل تھی، جس کا فوری نقصان یہ ہوا کہ شدت پسندوں کے لیے ملک میں نرم جذبات کو فروغ ملے، جس کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ مشرف دور میں ہونے والے فوجی آپریشنز کو عوامی پذیرائی نہیں ملی، لہٰذا کئی شدت پسند گروپ سے مقامی معاہدے کرنے پڑے۔ انہی شدت پسند گروپوں نے بعد میں TTP کی بنیاد رکھی۔ اس طرح جو قبائلی علاقے روس کے خلاف لڑنے کے لیے بیس کیمپ بنائے گئے تھے، وہ ریاست پاکستان کے خلاف لڑنے والوں کی پناہ گاہ بن گئے۔ پاک افغان بارڈر پر موجود علاقوں میں پاکستان کی رٹ ختم ہو گئی۔ سوات پر TTP نے قبضہ کر لیا، جس کو ختم کرنے کے لیے آرمی آپریشن کرنا پڑا۔ دوسری طرف 2011 میں افغان صدر حامد کرزئی نے بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ سائن کیا۔ پاک افغان بارڈر پر بھارتی کونسلیٹ کھل گئے۔ ملک میں دہشت گردی کی ایسی لہر اٹھی کہ 70,000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے۔ $150 ارب سے زائد کا معاشی نقصان ہوا۔ اس کے بدلے میں حاصل کیا ہوا؟ امریکہ نے ڈبل گیم کا الزام لگا کر امداد بند کر دی۔ کابل تک محدود افغان حکومتیں ہرزہ سرائی کرتی رہی اور افغان طالبان نے وقت آنے پر احسان فراموشی کر دی۔ اس صورتحال میں آرمی پبلک سکول پر ہونے والے حملے نے قوم کو جگایا اور متحد کیا۔ نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا، جس کے بعد ریاست کی رٹ بحال کرنے کے لیے افغان بارڈر سے ملحق علاقوں میں ضرب عضب اور رد الفساد آپریشنز کو کامیابی سے مکمل کیا گیا۔ قبائلی علاقوں کو KP میں ضم کیا گیا۔ ملک میں دہشت گردی کے واقعات نہ ہونے کے برابر رہ گئے۔ پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے کا عمل تیز ہوا۔ اس دوران افغانستان میں طالبان کا ٹیک اوور ہوتا ہے اور پاکستان ایک بار پھر طالبان سے غیر فطری توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پاک افغان بارڈر پر کیا ہوا؟ تاریخ ہے 21 اگست 2021۔ کابل پر طالبان کا قبضہ ہوئے ابھی
5 दिन हुए थे कि लोअर दीर में पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर सरहद पार से हमला होता है, जिसमें एक फौजी जवान शहीद हो गया। एक हफ्ते बाद 29 अगस्त को इसी तरह का दूसरा हमला बाजवड़ में होता है, जिसमें 2 फौजी जवान शहीद हुए। दिसंबर में अफगान सूबे कुनड़ से टीटीपी के दहशतगर्दों ने एक और बड़ा हमला किया। 2022 में कुल 13 क्रॉस बॉर्डर हमले हुए, जिसमें 34 लोग शहीद हुए, जिनमें 20 सिक्योरिटी एहलकार थे। इनमें से 9 हमले कुरम और वजीरिस्तान, जबकि 4 हमले चमन बॉर्डर पर हुए। हालांकि क्रॉस बॉर्डर अटैक्स अशरफ गनी के दौर में भी होते थे, लेकिन तालिबान दौर में होने वाले अक्सर हमलों में तालिबान हुकूमत के जेरे कंट्रोल अफगान फोर्सेस भी शामिल थी, जिसके नतीजे में चमन बॉर्डर 3 माह तक बंद रहा। ये हमले इस हद तक बढ़ गए कि पाकिस्तान ने कुनड़ और खौस्त में टीटीपी के ठिकानों पर स्ट्राइक्स की और 47 दहशतगर्दों को निशाना बनाया। लेकिन इन कार्रवाइयों के बावजूद तालिबान हुकूमत बॉर्डर फेंसिंग को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुई और ना ही दोहा मुआहिदे की पासदारी की, जिसके तहत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकना तालिबान की जिम्मेदारी थी। इसके बरक्स तालिबान हुकूमत ओपन बॉर्डर पर जोर देती रही, ताकि बगैर किसी कानूनी तरीक़ेकार के आजादाना नक्लो हमल जारी रहे, ये जानते हुए कि इससे पाकिस्तान में असलहा, मनशियात, मुहाजिरीन और दहशतगर्द हमलों का फ्लो बढ़ रहा है। तालिबान हुकूमत इस मुतालबे पर क्यों बज़िद रही? क्योंकि तालिबान की फंडिंग का बड़ा जरिया इस आजादाना नक्लो हमल से जुड़ा है। तालिबान अपने ऑपरेशनल अखराजात अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में तिजारती काफिलों, मादनियात और मनशियात पर टैक्स लगाकर पूरा करते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा पाक अफगान बॉर्डर से वसूल होता है। दूसरा, टीटीपी जैसे प्रॉक्सीज के जरिए तालिबान ने पाकिस्तान में अपना लेवरेज बरकरार रखा हुआ है। तालिबान टेक ओवर के बाद पाक अफगान बॉर्डर और मुल्हिका इलाकों में दहशतगर्दी कितनी बढ़ी, इस हवाले से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज के आदादो शुमार आंखें खोलने के लिए काफी है, जिसके मुताबिक अगस्त 2021 और अप्रैल 2023 के दरमियान सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में 92% और बलूचिस्तान में 81% इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान में हलाकतों की तादाद में 138% इजाफा हुआ है। हाल ही में कौमी असम्बली को बताया गया कि तालिबान टेक ओवर के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 2300 वाकयात रिकॉर्ड हुए, जिनमें 1378 लोग शहीद हुए। जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत क्या हल ढूंढ रही थी, ये भी दिलचस्प मगर तल्ख हकीकत है। लेकिन इस पर आने से पहले अफगान तालिबान के दोगलेपन को वाज़ेह करना जरूरी है। याद रहे कि 1996 में तालिबान की पहली हुकूमत के साथ पाकिस्तान ने मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट की बात की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिर गुज़श्ता अफगान हुकूमत के दौरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का आगाज हुआ, जिसके रास्ते में हामिद करजई और अशरफ गनी हुकूमतों ने रोड़े अटकाए। 2022 में तालिबान की वजारत दिफा ने बयान जारी किया कि बॉर्डर फेंसिंग से दोनों तरफ के कबाइल को तकसीम करना किसी सूरत कबूल नहीं। ये तालिबान का नेशनलिस्ट रूप है। अफगानिस्तान में सख्त कवानीन और औरतों के हुकूक की बात करें तो मजहब को बीच में लाते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करें तो नेशनलिस्ट बन जाते हैं। हालांकि मामला कबाइल का नहीं, मुआशी और स्ट्रेटेजिक मफादात का था। ये क्या मफादात हैं ये भी आगे चलकर आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले तालिबान टेक ओवर के बाद पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसी पर बात करते हैं। तारीख है 1 अक्टूबर 2021। वजीर आज़म इमरान खान ने टीआरटी को एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने टीटीपी के कुछ ग्रुप से बातचीत का आगाज कर दिया है। इसके बाद नवंबर में दोनों इतराफ से सीज फायर की तस्दीक की गई। टीटीपी के मिलिटेंट्स को एमनेस्टी देकर दोबारा आबाद करने की बातें होने लगी। जनवरी 2022 में खबर आई कि एक कबायली जरगा अफगानिस्तान के सूबा पख्तिका में टीटीपी के सरबराह से मिला है। 31 मई को अफगान अबूरी हुकूमत की तरफ से बताया गया कि पाकिस्तान और टीटीपी का वफ्द अलग अलग अफगानिस्तान के अबूरी वजीर आजम से मिला है, जिसमें दोनों फरीकैन ने सीज फायर में तौसी का फैसला किया। जब यह सब कुछ हो रहा था तो मई में ही अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि काबुल में तालिबान टेक ओवर का सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान मुखालिफ टीटीपी को हुआ। अफगानिस्तान के मशरकी और जनूब मशरकी इलाकों कुनड़, खौस्त, नूरिस्तान और नंगरहार में टीटीपी की महफूज पनागाहें हैं, जहां से वो सरहद पार हमले करते हैं। टीटीपी पर कोई दबाव नहीं कि वो अफगान तालिबान में जम हो जाएं और अलहदा शनाख्त कायम करें।
18 जून 2022 को अफगान हुकूमत ने बाज़ाब्ता ऐलान किया कि पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान मुआहिदा हो गया है। ताहम इसके बाद टीटीपी के सरबराह ने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि टीटीपी अपने मुतालबे पर कायम है, जिसके तहत एक्स फाटा इलाकों को केपी में जम करने का इकदाम वापस लेना होगा। जुलाई के आगाज में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान आया कि पार्लिमानी कमेटी ने फौजी क़यादत को बातचीत करने का टास्क दिया है, ताहम आइन से मावरा किसी मुतालबे को नहीं माना जाएगा। जुलाई में ही मुफ्ती तकी उस्मानी की क़यादत में उलमा का एक वफ्द काबुल गया और टीटीपी से मिला, लेकिन टीटीपी अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटी। अगस्त 2022 में स्वात, दीर और वजीरिस्तान के कुछ इलाकों में टीटीपी के दहशतगर्द देखे गए, जिसके खिलाफ उन इलाकों की अवाम ने सियासी वाबस्तगी को बालाए ताक रखते हुए बड़े बड़े मुजाहिरे किए और दहशतगर्दों की रीलोकेशन पर तहफ्फुजात का इजहार किया। इस दौरान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की सरबराही में एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें टीटीपी से बातचीत के मामले को जामे सिक्योरिटी पॉलिसी के फ्रेमवर्क में देखने का फैसला हुआ। इस इजलास में पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया, जिसके बाद हुकूमत ने टीटीपी के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। यूं नवंबर 2022 में टीटीपी ने सीज फायर खत्म करके एक बार फिर जंग का ऐलान किया, लेकिन बातचीत का फायदा उठाते हुए इस दौरान टीटीपी ने रीग्रुपिंग की, स्लीपर सेल्स कायम किए, जहां से अब ये हमले लॉन्च करते हैं। अब आते हैं अहम सवाल की तरफ कि टीटीपी और अफगान तालिबान सॉफ्ट बॉर्डर क्यों चाहते हैं। पहला नुक्ता है स्मगलिंग। गुज़श्ता साल फरवरी में ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक हर रोज पाकिस्तान से $50 लाख अफगानिस्तान स्मगल होते हैं। इस रिपोर्ट के बाद सिक्योरिटी इदारों ने कुछ इंतजामी इकदाम उठाए, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम आया। दिलचस्प बात है कि जंग से तबाहाल अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा मजबूत है। $1 70 से 75 अफगानी के बराबर है, जबकि पाकिस्तानी रुपए में इसकी कीमत 280 के लगभग है। अफगान ट्रायल ट्रेड दूसरी बड़ी वजह है। आबादोशुमार के मुताबिक 2023 के इख्तिताम तक अफगानिस्तान की इंपोर्ट्स $8 अरब सालाना थी, जबकि एक्सपोर्ट सिर्फ $2 अरब की है। बाकी के $6 अरब पाकिस्तान से पूरा किया जाता है। यही वजह है कि गुज़श्ता साल हुकूमत ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर 10% ड्यूटी आयद की, क्योंकि अफगान ट्रांजिट ट्रेड का वॉल्यूम तालिबान टेक ओवर के बाद एक साल में 60% से ज्यादा बढ़ गया था। इसकी वजह यह है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ज्यादा आइटम स्मगल होकर वापस पाकिस्तान की मार्केट में आ जाते हैं, जिससे एक तरफ फॉरेन एक्सचेंज और दूसरी तरफ टैक्सेस की मद में नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा आटा, चीनी और खाद भी अफगानिस्तान स्मगल होती है, जिसके नतीजे में मकामी मार्केट में अक्सर इन आइटम्स की शॉर्टेज हो जाती है। इस सब के लिए सॉफ्ट बॉर्डर का होना जरूरी है। दूसरा नुक्ता मनशियात की तिजारत है। अफगानिस्तान सालाना 60 से 80% अफीम अमेरिका और यूरोप को स्मगल करता है। ये मनशियात तवील और कम आबादी वाले बॉर्डर का फायदा उठाते हुए पहले पाकिस्तान और इसके बाद अमेरिका और यूरोप मुंतकिल होती है। अफगान तालिबान के कब्जे के बाद अफीम की काश्त में 32% इजाफा हुआ, जिससे अफगानिस्तान अफीम की गैर कानूनी काश्त करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। इस बात के शवाहिद भी मिले हैं कि टीटीपी, बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट मनशियात के कारोबार और स्मगलिंग में भी मुलव्विस है, जो इनकी फंडिंग का बड़ा जरिया है। मई में पेशावर पुलिस ने कुछ ऐसे ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार किया जो टीटीपी को मनशियात स्मगलिंग का हिस्सा देते थे। ये वो वजूहात है जिसकी बुनियाद पर अफगान हुकूमतें बॉर्डर फेंसिंग और मैनेजमेंट को रद्द करती आई हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान कौमी सलामती के तनाजुर में इस तरह का सॉफ्ट बॉर्डर अफोर्ड कर सकता है? यकीनी तौर पर नहीं।